रामपुर में भारत के पाकिस्तान को करार जवाब देने की खुशी में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने प्रतिभाग किया। इस दौरान यात्रा में शामिल हुए हजारों लोगों ने देशभक्ति का बड़ा संदेश भी दिया। तिरंगे को आगे लाइए, तिरंगे को आगे लाइए। देखिए, हमारे सेना के धुरंधरों ने आतंकी टेरिटरी और टकसाल को, आतंकी संपदा और संपत्ति को जो धुआंधार तरीके से धूल धूसरित किया है, निश्चित तौर से उन आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो सबक मिला है वो उनको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। और जो जमीन जो है वो आतंकवाद के जल्लादी जानवरों की जमीन बन गई हो, और ऐसे जल्लादी जानवरों की जमीन को जमींदोज करना इंसानियत के लिए भी जरूरी है और पूरी की पूरी संपूर्ण मानवता के लिए जरूरी है। और इसलिए हमारे सुरक्षा बलों के जो हमारे धुरंधर सुरक्षा बल हैं, उन्होंने जिस मजबूती के साथ इन आतंकवादियों के आकाओं की, आतंकवादियों के दाताओं की, आतंकवादियों की संपदा की और संपत्ति की धुलाई की है, निश्चित तौर से वो धूल धूसरित हुए हैं। और इसी का नतीजा है, इसी का परिणाम है कि आज जो है वो पूरा देश जो है हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम को नतमस्तक होकर के सलाम कर रहा है। और हमारे भारत में जो है वो तिरंगा की शौर्य यात्रा निकल रही है, वहीं पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट की शौर्य यात्रा निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए आज महाराजगंज जनपद में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजय पांडे की अध्यक्षता में आयोजित तिरंगा यात्रा की अगुवाई केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने की। इस दौरान ब्लॉक गेट से लेकर सक्सेना दुर्गा चौक मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराजगंज की सड़कों पर जोश जुनून और देशभक्ति गीतों पर बड़ी संख्या में हाथ में तिरंगा लेकर लोग यात्रा में चल रहे थे। एनसीसी कैंडिडेट्स, अकाउंट्स, स्काउट्स, गाइड्स और स्कूली बच्चे भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने काराना हरकत किया था और प्रधानमंत्री जी ने देश को एक विश्वास दिलाया था कि इन आतंकवादियों से हम बदला लेकर के रहे। और हमारी देश की सेना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में बहुत भीतर तक 100 से ज्यादा किलोमीटर अंदर भीतर घुस करके 9 आतंकवादी ठिकानों को समाप्त करने का काम किया, उसके लिए अपने सैनिकों के मनोबल को और ऊंचा उठाने के लिए आज पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल करके उनके सम्मान में हम निकल रहे हैं। आज महाराजगंज में भी महाराजगंज की जनता ने सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकाली हुई। बदायूं के सैसवार विधानसभा क्षेत्र के गांव खितौरा के प्राचीन देवी मंदिर में पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले सपा के सांसद आदित्य ने मंदिर में 51 किलोग्राम का पीतल का घंटा चढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने पंचायत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा है कि वास्तविक विकास केवल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ही हुआ है, डबल इंजन वाली सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ये खितौरा से हम लोगों का बहुत पुराना जुड़ाव रहा है और ख़ास करके माता के मंदिर में हम लोगों ने माथा टेका था जब चुनाव थे, और हम लोगों ने माना था कि जब भी चुनाव जीतेंगे तो यहाँ पे आके माता का आशीर्वाद भी लेंगे और जनता का भी खितौरा की आशीर्वाद लेंगे। तो उसी के सिलसिले में आज यहाँ पर आए थे। साथ ही में पीडीए की जो पंचायतें हम लोग गाँव-गाँव कर रहे हैं सैसवान के अंदर, तो आज उसका भी हम लोगों को प्रोग्राम रखा हुआ था। जनता से पीडीए के बारे में चर्चा हुई, उसको भी हम लोग ने यहाँ पे सब लोगों ने, मैंने और विधायक जी ने, आशीष जिलाध्यक्ष जी ने, हम सभी लोगों ने उसमें मीटिंग में रह के पीडीए का संदेश देने का काम किया। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए हम देश के सभी सेनाओं को, तीनों हमारी सेनाओं को हम बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस हिम्मत से
हमारे देश के आबरू को बचाने का काम और पाकिस्तान जैसे देश को जवाब देने का काम किया, तो हम लोगों को उन पर फख्र है। और आने वाले समय में ऊपर वाले से यही हम लोग दुआ करते हैं कि और ताकत हमारी सेना को मिले और आने वाले समय में उनको और ताकत मिले। गोंडा में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के भारतीय सेना को लेकर दिए गए बयान पर लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते राष्ट्रीय छात्र पंचायत के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता जगदीश देवड़ा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही डिप्टी सीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। उन्होंने जगदीश देवड़ा को उनके पद से हटाए जाने की मांग भी की है। आज हम लोग गोंडा में सेना के सम्मान में एकत्रित हुए हैं। एमपी सरकार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बयान दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है। डे बाय डे उनके नेता लगातार सेना के अपमान में बोलते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। इसी को लेकर आज हम सब ने उनका पुतला फूंका गया है और हमारी इस देश के प्रधानमंत्री से मांग है, इस प्रकार के जितने भी मंत्री हैं या कोई कार्यकर्ता हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि सेना के सम्मान में पूरा हिंदुस्तान आज एक साथ खड़ा हुआ है। और यही अगर कोई विपक्ष का नेता बयान दिया होता तो आज मुझे लगता है हर टीवी चैनल पे डिबेट हो रहा होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक डिप्टी सीएम के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने यह बताया है कि देश की जितनी सेना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पैरों में एक हिसाब से नतमस्तक है, जो बहुत ही कारणपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि इस प्रकार के मंत्रियों को माननीय कहलाने के लायक नहीं है, इनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया। जौनपुर के कैराकत तहसील में एसडीएम सुनील कुमार ने एक मृतक के पक्ष में फैसला सुना दिया, जिसकी मौत 2006 में ही हो चुकी थी। एसडीएम ने 2016 में किए गए दावों पर बिना तहकीकात किए मामले में अपना फैसला सुना दिया और दूसरे पक्ष की अपील को ही खारिज कर दिया। पीड़ित पक्ष ने एसडीएम पर एक तरफा फैसला सुनाने का आरोप लगाया है, साथ ही जिलाधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाई है। ऐसा है कि मृतक के नाम से मुकदमा किया गया और हमको कोई सूचना नहीं थी। एक पक्षी 2016 में फैसला हुआ, जबकि मृतक 2006 में मुकदमा करने वाला हुआ है। और हमने जब एसडीएम साहब से गुहार लगाई तो हमारी परेशानी खारिज करते हुए उनको बाहर कर दिया। मजमा कला का मामला, एसडीएम सुनील कुमार गौतम, गिरासत तहसील, और हमारी परेशानी खारिज करते हुए उनको बाहर कर दिया। मृतक कृपा शंकर सिंह। कानपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक विभाग पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। शहर की यातायात व्यवस्था में ई रिक्शा सबसे बड़ा रोड़ा है, जिसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए शहर में 10 केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन का काम जारी है। एडीसीपी यातायात अर्चना सिंह ने बताया है कि ई रिक्शा से रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बाद ई रिक्शा वाहनों का रूट निर्धारित किया जाएगा। साथ ही शहर के हर चौराहे में एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी सवारी भरने वाला वाहन चौराहे पर ना खड़ा हो। ये कानपुर नगर कमिश्नरेट में जो ई रिक्शा और ई ऑटो के सुव्यवस्थित संचालन के लिए नगर निगम और कानपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा रजिस्ट्रेशन कराकर क्यूआर कोड वितरित करते हुए और निर्धारित रूटों पे चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रहे हैं। 10 जगहों पे नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम के द्वारा ई रिक्शा और ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन करा जा रहा है, जिसमें उनके जो जरूरी कागजात है, डीएल, आरसी, आधार कार्ड, फिटनेस, इंश्योरेंस, ये सारे कागज और फोटो ले जा करके चालक और वाहन स्वामी दोनों का आना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अपना जो भी उनको रूट उनको पसंद है उसको रूट के संबंध में अपना प्रेफरेंस दे रहे हैं।
ये कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने इसकी डेट बढ़ा दी है, 27 मई तक रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाएगा। सभी ई रिक्शा और ई ऑटो संचालकों से अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र करा लें। जो हमारे शहर के चौराहे हैं वहाँ पे जो जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके लिए हम लोग हर चौराहे पे 100 मीटर तक कोई वाहन और किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, इस पे निरंतर अभियान चलाते हैं और फिर से इसको पुनः अभियान चला करके ये इंश्योर करेंगे कि प्रमुख चौराहों पे 100 मीटर तक कोई भी किसी प्रकार का अतिक्रमण ना रहे। कानपुर कोपरगंज हौजरी बाजार में सड़क पर टर्की व अजरबैजान के सामानों का बहिष्कार और झंडों के साथ ही सामानों के पोस्टर जलाकर व्यापारियों ने विशाल प्रदर्शन किया। देश प्रदेश और कानपुर के व्यापारी टर्की अजरबैजान में से आयात निर्यात और व्यापार न करें, ये मांग भी इस दौरान की गई है। हत्या की गई, उसके बाद जब भारत ने जवाब दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के साथ टर्की खड़ा था। टर्की की मिसाइल्स हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर के प्रदेश में आ रही थी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान में। उस टर्की का हिंदुस्तान के लोगों ने आज फैसला किया है कि हम उसके सामान का उसका बहिष्कार करेंगे। जो भी टर्की की कंपनियां हैं, चाहे वो किसी एयरपोर्ट में काम कर रही हो जिसको कल अभी सरकार ने प्रतिबंधित किया है, और भी कंपनी कोई काम करे उसको ढूंढ करके प्रतिबंधित किया जाए। टर्की के हर सामान जो आयात होकर के सेब सहित यहाँ पर आते हैं उसका बहिष्कार किया जाएगा। व्यापारी समाज ने आज संकल्प लिया है। देखिए, आज कोपरगंज कानपुर के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं और भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का मैं जिलाध्यक्ष हूँ। और ये कानपुर जो शहर है ये व्यापारियों का बहुत बड़ा शहर है और कभी ईस्ट का मैनचेस्टर कहलाता था। और यहाँ के जो फैसले होते हैं वो पूरे देश के व्यापारी उस फैसले को मानते हैं। आज कानपुर के जो विभिन्न व्यापार मंडल हैं और उसमें जो सबसे बड़ा व्यापार मंडल है भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, उसके द्वारा एक निर्णय लिया गया कि जो आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे देशों के साथ हमारा कोई भी व्यापारी आयात निर्यात नहीं करेगा और बड़ी बात उनके कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करेगा। इस बात को लेकर भी आज संकल्पित हुए। ये जो हम सभी भारतीयों में एक आक्रोश है, जो इतना बड़ा कांड हमारा 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गई, उसके बाद पाकिस्तान ने जो गीदड़ भपकी दी, उन सबका विरोध करते हुए जिस देशों ने उनका साथ दिया है, पूरे भारत के एक एक लोग उनका विरोध करेंगे और उन देशों से कोई भी आयात निर्यात नहीं होगा, चाहे जितना नुकसान हो। किसी भी कीमत में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान से किसी भी टाइप का कोई व्यापार सब व्यापारियों ने प्रण किया है। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि कोई भी इन देशों से व्यापार किसी भाव न करे। गोंडा में फर्जी अभिलेख लगाकर बनी शिक्षिका पिंकी वर्मा को बीएसए ने किया। बता दें कि पिंकी वर्मा के खिलाफ नगर कोतवाली में फर्जीवाड़े को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था और 2021 से प्राथमिक विद्यालय बैकुंठपुर में तैनात शिक्षिका पिंकी वर्मा गायब चल रही थी। साथ ही 2018 में नियुक्ति के दौरान फर्जी अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र लगाया था। इसके अलावा वेतन रिकवरी को लेकर भी बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू की गई है। कानपुर में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल कंपनी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि फैक्ट्री के कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए बाहर निकाल दिया गया, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस पूरे मामले में आज भारतीय उर्वरक श्रमिक संघ कानपुर के तत्वाधान में भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने अपर श्रमायुक्त कार्यालय में जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा और प्रदर्शन कर नाराजगी भी व्यक्त की है। वहीं मजदूरों का कहना है कि इस मामले में दोनों सांसद, विधानसभा अध्यक्ष सहित कई शासकीय और प्रशासनिक लोगों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इसमें नहीं हो सकी है।
कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के संबंध में विगत 1 माह से यहाँ पर वार्ताएं चल रही है। प्रतिष्ठान प्रबंधन ने अवैधानिक रूप से प्रतिष्ठान को उत्पादन बंदी कर दिया है। न तो सरकार से अनुमति ली है और न किसी वैधानिक प्रक्रिया को ही पूरा किया है। इस संबंध में श्रम आयुक्त, अध्यक्ष विधानसभा, दोनों सांसद माननीय रमेश जी, देवेंद्र सिंह भोले और लेबर कमिश्नर को संघ द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए, जिस पर यह निर्देशित किया गया कि अपर श्रम आयुक्त नियमानुसार कार्यवाही करके प्रोसिक्यूट करें, अवैधानिक तालाबंदी करें और सो मोटो रेफरेंस करें। कदाचित अभी तक वो नहीं हो पाया है। आज वार्ता की निश्चित तिथि है, उसी तिथि में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रबंधन के हाथ भारत सरकार ने मजबूत किए हुए हैं। इसी कारण से संभवतः लॉकआउट जैसी, बंदी जैसी, उत्पादन बंदी जैसी कार्यवाही पर भी प्रशासन पूरी तरह से, श्रम विभाग पूरी तरह से मौन है और उसको स्वतः संज्ञान न लेकर के रेफरेंस आदि नहीं कर रहा है। ये एक विचारणीय बिंदु है। इसी बिंदु को लेकर के आज हम लोग पुनः यहाँ पर जो वार्ता चल रही थी पुनः उपस्थित हैं और उसी को गति देने के लिए यहाँ पर हम आए। केमिकल लिमिटेड जो कि एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी के प्रावधान के अनुसार ये होता है कि जितना भी मटेरियल अंदर है वो मटेरियल अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन उक्त दिनों से देखा जा रहा है कि कंपनी के बहुत सारा मटेरियल बाहर निकाला जा रहा है चोरी छुपे, जिसकी कोई संज्ञान नहीं है और ये एक अनुचित है। लेकिन फिर भी कंपनी से बाहर मटेरियल जा रहा है। हमारे साथ में हम बहुत सारे मजदूर हैं जो कि हमारा परिवार सब उन्हीं पे आश्रित था और ये हो रहा है कि अब हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम बेरोजगार हो गए। हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे सब उन्हीं पे आश्रित थे। सबकी बच्चों की एजुकेशन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे हम एक डिप्रेशन में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम अब आगे क्या करें, क्योंकि कहीं जॉब नहीं मिल रही है। लोग बाग जॉब की तलाश में हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। इसकी वजह से और हमारे पर आश्रित हमारे परिवार में हमारे बूढ़े माँ बाप जो कि हमारे ऊपर आश्रित थे, अब हम उनका कैसे खर्चा चलाएं। हम इसीलिए यहाँ पर आए कि हमारी मांग जो है, हम जो मांग करें और हमें वापस हमें या तो रोजगार दिया जाए या हमारे साथ जितने भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए जिस तरीके से, और हमारा परिवार जिससे चल सके। तो मेरे से गुजारिश है आप मीडिया के थ्रू कि जो इस तरह का हम पे जो हमें जबरदस्ती बाहर निकाला गया है उसके खिलाफ कहीं न कहीं पे कोई कार्रवाई हो। कानपुर में विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हेलेट अस्पताल की ओपीडी में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट समेत अन्य बीमारियों की जांच भी की गई। मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल ने बताया है कि आजकल खराब लाइफस्टाइल और खराब खान-पान के चलते हाइपरटेंशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस वजह से लोगों को अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। आज 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी कि उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है और इसमें इस बार का थीम है कि आप अपना ब्लड प्रेशर मेजर कराएं और उसको एक्यूरेटली मेजर कराएं और उसके लिए आप उपचार लें, जिससे कि आप आगे अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और नियमित रूप से एक्सरसाइज और नमक का कम सेवन करने से आप जो हैं अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और क्या इसमें संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, ये एक हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका लोगों को पता नहीं चलता है और जब हमारे पास आते हैं या किसी डॉक्टर के पास किसी अन्य बीमारी की वजह से आते हैं, तब जब हम लोग ब्लड प्रेशर नपवाते हैं तब वो बढ़ा हुआ पता चलता है। देखिए, ये सारे टारगेट ऑर्गन्स को वो करता है। ऊपर से अगर आप लें तो इसमें ब्रेन में जो स्ट्रोक हम लोगों को जो फालिज मारता है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। हार्ट में हम लोगों को जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार MI वगैरह हो जाता है, किडनीज़ को डैमेज करता है और इसी तरीके से आपके जितने टारगेट ऑर्गन्स हैं उनको ये डैमेज करता है। श्रावस्ती से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां ससुराल ले जाने के बहाने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ऐसे में पति ने पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर मछलियों को खिलाया और बचे हुए शरीर के हिस्सों को आग के हवाले कर दिया।
बताया जा रहा है कि दहेज को लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता था। वहीं 2 दिन तक आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा। उसके बाद कबूलनामे में हत्या का राज खोल दिया। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी सैफुद्दीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। यह घटना थाना क्षेत्र इलाके की भी बताई जा रही है। दहेज प्रथा के लिए उसको जला के मार दिए। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। तो यहाँ पर आप घटना स्थल पे क्या देखा आपने? यहाँ पे घटना स्थल पे देखा, जला के मार दिए और पंजा उसका मिला। कब गायब थी आप? मैं 14 तारीख को रात को मेरे को 12 बजे पता चला। शुद्धगी पुलिस में दर्ज कराई हो? दर्ज कराई। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने हेरा, पता लगाया। क्या मिला? उसके बाद मतलब कत्ल हुआ मिला। ये थाना गिरंड के क्षेत्र के जप्ती गांव में, जो हरबंसपुर चौकी क्षेत्र का गांव है, वहां से सूचना मिली 15 तारीख को कि उसकी बहू गायब है। उसके भाई ने सूचना दिया था कि मेरी बहन गायब है। इस पे सूचना पे गुमशुदगी दर्ज की गई। गुमशुदगी दर्ज करके उसके आरोपी को उठाया गया। जो आरोपी ने अपने बयान में बताया कि उसको मार करके डाल दिया है। उसकी निशानदेही पे आज इस घटना स्थल जो पास में ही है, यहाँ पे उसको जला करके और मारने के बाद उसको काट के जला दिया, ऐसा उसने बताया है। निरीक्षण घटना स्थल किया गया है। इस संबंध में जो अभियुक्त की गिरफ्तारी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।